नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। और आज से पश्चिम बंगाल की धरती से शुरू हो रहा है जनमंच यानी कि जनता का मंच। एक ऐसा मंच जहां सवाल भी जनता के होंगे और जवाब भी जनता के लिए होंगे। पश्चिम बंगाल जहां सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, सांगठनिक बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीखे बयान, बीजेपी पर लगातार हमले और राजनीतिक तापमान को और बढ़ाते हुए कटाक्ष। इसी के साथ बंगाल की सियासत में इस बार नए चेहरे, हुमायूं कबीर जैसे नेता और कई राजनीतिक पार्टियां जो खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प और कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला बनाने जा रही है। क्या इस बार बंगाल में बदलेगा समीकरण और क्या जनता इस बार करेगी कोई बड़ा फैसला? इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं जनमंच, क्योंकि ये मंच है आपका जनता का मंच। क्या लग रहा है, अमित शाह का आज दौरा था, इससे कुछ लग रहा है बंगाल में राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। यहाँ पे जैसे आम आदमी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे चाह रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्नीति, महिला सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे जो गुंडा मवाली लोग बढ़ गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी का आना चाहिए और 200 के पार हम लोग आ जाएंगे। क्या लग रहा है, स्थानीय मुद्दों को बीजेपी अच्छे से उठा पा रही है? क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी बहुत कुछ है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। लोग हमें भी कई तरह की ऐसी चीजें बता रहे हैं, तो आप लोग जब स्थानीय मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं, उसे अच्छे से उठा पा रहे हैं, इसका आपको फायदा मिलेगा आगे आने वाले समय में? ऑफ कोर्स मिलेगा। यहाँ पे जो स्थानीय जो मुद्दा है, जैसे कि आपका जो तालाब जो भर के जो बहुनिर्मित घर बना रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं। आप सोचिए, एक वास्तु जोमी क्या होता है और एक तालाब में एक घर बनाना क्या होता है। तालाब में अगर घर बनेगा तो 2 दिन के बाद या 2 साल के बाद वहां पे वो तो गिर जाएगा। वहां पे जो रॉड वगैरह जो जितना भी देंगे, तालाब होता है और वास्तु जोमी होता है। हिंदू लोगों को वंचित किया जा रहा है ऑल जगह में। जैसे कि कुछ दिन पहले एक सरकारी नौकरी के लिए जो डेटा निकला, वहां पे क्या है, दास, मुखर्जी, चटर्जी 2 गो मिला और 30 में आपका 28 गो आपका खान, शेख, क्या बोलते हैं, बेगम, ऐसा हुआ, खातून लोग को मिला। तो यहाँ पे हिंदू लोग वंचित हो रहा है। सभी जगह हिंदू लोग को सबसे अलग जैसे दिखाया जा रहा है। तो ऐसा मुद्दा नहीं है कि जैसे कि संविधान में है, हर धर्म का लोग, हर धर्म मिलकर चलेगा। जो हमारा धर्म जो है हिंदू धर्म है, हम हिंदू धर्म लेके चलेंगे। आपका धर्म मुस्लिम धर्म है, आप मुस्लिम धर्म लेके चलिए। आप अगर क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन धर्म को मिलकर चलो। पर इन लोगों को इतना प्रायोरिटी दे के चल रहा है कि देखिए, जैसे कि कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि आपका ईद का मौसम था, जहाँ पे आपका नमाज पढ़ रहा है कि ये जो बीटी रोड है, बीटी रोड के ऊपर पूरा रास्ता जो जहाँ पे बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है, रोज दिन का सब लोग नौकरी में चलता है, बच्चे लोग स्कूल में जाता है, सब जा नहीं पा रहा था। वहाँ पे पूरा रास्ता अटका के, रास्ता बंद करके आपका वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है। पर हमारे जब दुर्गा पूजा आता है, दुर्गा पूजा का जब विसर्जन आता है, तभी बोलता है आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 1 घंटा आपको पकड़ लिया, उस दिन आपको देना पड़ेगा, पूजा में ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? हमारे लिए एक अलग, देखिए, एक घर का जो हमारा, जब जैसे कि हमारा 2 बेटा है, जैसे कि आपका 2 बच्चे होगा, तो बच्चा अगर 2 हो, दोनों को सिंपल एक ही तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी हो, कोई भी क्यों ना समुदाय हो, उसको बिल्कुल एक समानता होनी चाहिए। समानता में किसी, ठीक है। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या बीजेपी यहाँ की संस्कृति लेकर चल रही है क्या? ऑफ कोर्स, हमारे लिए हिंदू है, मुस्लिम है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, इंसानियत। हमारे लिए सिर्फ इंसानियत एक धर्म है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी 2 धर्म मिला के चलते हैं। एक धर्म में है देशद्रोही धर्म, एक देश है देश प्रेमिक धर्म। हम देश प्रेमिक धर्म मिलाकर बात करेंगे महिला सुरक्षा को लेकर। तो मेरे साथ कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कोई कम उम्र से हैं, कोई मतलब ऐसी हैं कि हमारे माँ समान भी है। उनसे भी जानेंगे कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में। क्या लग रहा है, महिलाएं सुरक्षित है पश्चिम बंगाल में? नहीं मैम, एकदम ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम आपको 2021 का इलेक्शन का ही बता रहे हैं। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हो चुका है, मैंने बीजेपी को समर्थन दिया, उसके वजह से मुझे 1 महीने तक घर छोड़ के रहना पड़ा था। मार खाए थे वो अलग, क्योंकि मैंने बीजेपी पार्टी को सपोर्ट किया था। मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। किसने पीटा था आपको? जी,
स्पेसिफिक मैं पूरा तो नहीं बोलूंगी, एक ही समुदाय ने किया था, नाम बोलना ऑन कैमरा। समुदाय या फिर पार्टी? पार्टी नहीं, पार्टी तो था ही, साथ में एक ही जाति। जो मैं खुल के बोलने, आप बोलिएगा तो मैं वो भी बोल दूंगी। बिल्कुल बताइए। जी, मुस्लिम ही पार्टी थे, मैंने सिर्फ मुस्लिम ही थे जिसने मुझ पे हमला किया था। ये पूरा सबको ही जानता है यहाँ पर बैरकपुर में। तो और मुझे 1 महीना घर छोड़ के रहना भी पड़ा था मैम, ठीक है। तो हाथ उठाया था, मेरे कपड़े फाड़े गए थे, दुपट्टा खींचा गया था, मेरे फोन तोड़ा गया था, बहुत कुछ मेरे साथ। पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई थी कोई? पुलिस के द्वारा, पुलिस ने फिर मुझे वहां से बचा के निकाला था। मतलब इतना कुछ होने के बाद उन लोगों ने मुझे डिफेंड करके घर तक पहुंचाया था, बट ये सब मेरे साथ पुलिस के सामने ही हुआ था। अच्छा, मतलब पुलिस मूक दर्शक बनी रही हो? जी जी, वहाँ पे थी। कोई उल्टा मेरे ऊपर में ही केस किया गया था। क्या बाद में कार्रवाई नहीं हुई? बाद में कोई कार्रवाई, उल्टे मेरे ऊपर में ही केस चढ़ाया गया था, क्योंकि बिकॉज मैंने पार्टी को समर्थन दिया था, बीजेपी को। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पे यंग जनरेशन से भी लड़कियां, उनसे पूछूंगी रात में निकलना कितना सुरक्षित है अब पश्चिम बंगाल में? अभी के टाइम में जो चल रहा है, तो अभी के टाइम में तो सुरक्षित है नहीं, क्योंकि जैसे कि आरजी कॉल में जो केस हो गया, या ऐसे जैसे रेप केस होते जा रहे हैं, तो रात के टाइम में, अभी के टाइम में तो अकेले निकलना सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। मतलब जो चल रहा है ऐसे, इस सिचुएशन में लड़कियों को जैसे तो क्या बोलते हैं, नोच लिया जा रहा है बाहर निकलते अकेले। तो ऐसे नहीं होता है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है, अकेले निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है। ठीक है, क्या रात में अकेले बाहर निकल सकती हो? सेफ है रात में निकलना? बिल्कुल भी नहीं। सेफ तो इसलिए नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ना, माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, जिसको हम लोग बंगाल की शेरनी के नाम से जानते हैं, उनका कहना है कि लड़कियों का 8 बजे के बाद निकलना वर्जित है। तो मैं पश्चिम बंगाल की जो माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से उनसे यही बोलना चाहूंगी कि जो कानून व्यवस्था उन्होंने की है ना पश्चिम बंगाल की औरतों और महिलाओं के लिए, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं। और उसके बाद जब रेप हो जाता है एक औरत का, या फिर रेप होने के बाद जब उसका मर्डर हो जाता है, ब्रूटल मर्डर जिसको बोलते हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री साहिबा का ये कहना है ना कि हम लोग 10 लाख रुपए दे रहे, केस को रफा दफा करो। अगर इस पश्चिम बंगाल में कोई औरत अगर जन्म लेती है ना, तो उसका रेप होना अनिवार्य है। और एक सिटिंग सीएम के मुख से इस प्रकार का प्रश्न, वो इस प्रकार का जवाब निकलता है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री खुद बोलती है, स्वयं एक सिटिंग सीएम होगा जो खुद एक औरत है, वो कहती है क्या कि शरीर का जो चाहत होता है ना, वो रेप से मिटता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से यही कहना चाहूंगी ना कि अपना ये जो वो जो औरतों को लेकर जो कहर करिए या फिर जो करने की कोशिश करिए, बंद करे। और एक तरीके से पुलिस पर भरोसा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भरोसा नहीं है? पुलिस तो हमारे लिए ही है, जनता के लिए है। इसलिए नहीं है मैं पुलिस से भरोसा, क्योंकि आपने देखा है आरजी कॉल में जो हुआ था, जो कांड हुआ था, उसमें पुलिस का जो एक संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय, जो उन लोग जब आते हैं तो वो तकिया के नीचे, क्या पलंग के नीचे घुस जाते हैं। और जब हिंदू लोग जो आरजी कॉल में जो कांड हुआ था, तब वो लोग आए थे, तो उसके मारा पीट सब कुछ हुआ था। यानी कि साफ साफ सीधा सीधा आपका कहना है कि प्रशासन जो है वो सरकार के लिए काम करती है, प्रशासन से मदद यहाँ की महिलाओं को नहीं मिलता है। महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे आंटी? आप तो काफी ज्यादा उम्र हो गया, आपने सीपीएम का जमाना भी देखा, आपने कांग्रेस भी देखा होगा, और साथ ही अभी आप टीएमसी की सरकार 15 साल से देख रहे हैं। तो इन 15 सालों में क्या आपने देखा कि अब जो स्थिति बनी हुई है, महिलाएं सुरक्षित है? नहीं, आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? आपका इतना उम्र हो गया है। नहीं, बहुत महसूस नहीं करता है। आज जो राज्य सरकार है वो तो ठीक नहीं है, वो दुर्नीति में भरा हुआ है। उसका जो है उम्मीद है वो लड़ने का, पुलिस के प्रशासन को उचकाने का, जैसे कि लोग के ऊपर करो, टॉर्चरिंग करो। हम लोग तो देख के आए, तो इसी के लिए हम लोग ये जो बीजेपी का हम लोग है जिताने का हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। क्या लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं क्या पश्चिम बंगाल में? जिस तरह की घटनाएं लगातार हम देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल भी नहीं, महिला तो सुरक्षित तो है ही नहीं। और जितना कुछ हो रहा है, कहाँ सुरक्षित है आप बताइए ना। अर्जीकौर में हॉस्पिटल में देखिए, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग सुरक्षित नहीं है, लिफ्ट में जा रहे हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होता ही रहता है। जो नहीं, जब रास्ते में बाहर निकल रही हैं तब किस तरह का महसूस होता है जब आप लोग सड़क पर निकल रही हैं, जा रही हैं, रात में जब आती हैं? जैसे कि पश्चिम बंगाल को लेकर ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं या फिर कोई भी लड़की रात में भी घर आती है तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहा जाता था। क्या आज के समय में, रात के समय अगर कोई लड़की आती है घर, क्या वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। आपकी बेटी होगी तो आप डर सा जैसा लगता है, एकदम डर सा जैसा लगता है। जब तक घर सुरक्षित पहुंच नहीं जाते, तब तक तो मन में एकदम डर सा लगता है, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये क्या बताऊँ आपको, सभी लोग जानते हैं जो आजकल क्या हो रहा है। क्या चाहते हैं इस बार पश्चिम बंगाल में? बदलाव चाहते हैं या फिर स्थिरता चाहते हैं? अभी तक 15 सालों से हम ममता बनर्जी की सरकार देख रहे हैं, अब तो मुझे लगता है सीपीएम भी आपने देखा ही होगा, इस बार क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक आम आदमी की तरह अगर हम देखें तो हमारे यहाँ देखिए बंगाल में हमने देखा है, मतलब आजादी के बाद से कांग्रेस का हमने देखा है शासन, वामपंथियों का देखा 34 साल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी को एक मौका मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप हर चीज मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक हर चीज में आपको मतलब कटमनी लगा हुआ है। क्यों बीजेपी को क्यों मौका दे? बीजेपी को मौका इसलिए क्योंकि देखिए आज आप अगर हम पूरा मतलब इंडिया का स्टेट देखेंगे तो जहां 14 के बाद जो परिस्थिति हुआ है, इतने सारे ग्लोबल टर्मोइल के बीच में भी हमारा जो नेशनल जो ग्रोथ है जीडीपी वो मोर देन 7%। तो अगर हमारा बंगाल में एक मौका मिलेगा, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को, तो आशा करते हैं एक ममता बनर्जी तो बोल रही है कि कहीं जो उत्पादन यहाँ हल्दिया में हो रहा है गैस का, वो कहीं बाहर न बीजेपी भेज दे, बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगी तो बुलडोजर चलेगा, इस तरह की चीजें कह रही है। तो बंगाली क्या करेगा? देखिए मैं आपको एक बात बोले बंगाली के घर को तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? ना, ये गलत बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रजिस्टर ऑफ कंपनीज का डेटा है 2019 के बाद से बंगाल से करीब 7,000 कंपनी अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करके मतलब अदर स्टेट में ले गए। तो इसका मतलब है कि आपका जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं रहेगा तो वहां पे कुछ नहीं होगा। जो बेसिक चीज है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकल पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका कहना है मजबूत होना चाहिए, तब जाकर बदलाव होगा और तब जाकर अच्छा होगा ना सारा। मतलब आप देखिए 2019 के बाद से 7,000 के करीब कंपनी जो हेड ऑफिस था वो शिफ्ट करा के डिफरेंट स्टेट्स में लेके गया। क्योंकि आप अगर यहाँ मान लीजिए 500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, आपको पार्टी का कॉल आएगा कि मेरा 100 आदमी लेना पड़ेगा, मेरा हिस्सा क्या है, ठीक है। कट मनी मतलब हर एक चीज में एक काम बताइए जिसमें आपका विदाउट कट मनी कोई काम होता है, ठीक है। तो हम लोग कट मनी पर आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए SIR का जो प्रक्रिया चल रहा है बाकी 12 राज्य में चल रहा है, कहीं पे भी आपको मिला है कुछ मतलब कोई मतलब असुविधा हुआ, कहीं मतलब प्रॉब्लम हुआ? केवल बंगाल में, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 324 का ये राइट्स है, और ये 2002 के बाद हर एक राज्य में हुआ। ये एक मतलब नेचुरल रूटीन प्रोसेस है, लेकिन इसको दीदी ने एक मुद्दा बना दिया। तो अब युवाओं को लेकर भी बात कर लेते हैं। युवा को लेकर इस बार जो है क्या सोच रहे हैं युवा? इस बार क्या लग रहा है कि क्या रुझान होगा युवाओं का? देखिए, युवा का जो रुझान है ना, वो शुरू से ही कुछ नया चाहता है, रोजगार चाहता है। युवा के मतलब सिर्फ ये नहीं होते कि जो कॉलेज पास आउट हो गए। कॉलेज पास आउट होने के पहले भी अगर आप देखें क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक का जो युवा का जिस तरह से पढ़ाई के नाम पर जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट में बोलूंगा, ट्रीटमेंट अलग तरीका का हो रही है। दीदी ने जिस तरह से, यानी कि कैसा ट्रीटमेंट? मैं बता रहा हूँ, दीदी ने जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ रखा है, सबको पास कर देना। पहले भी पढ़ाई होती थी, लिखाई होती थी, एग्जाम होती थी, लेकिन हम लोग के बंगाल में किसी को स्टार मिल गया या किसी को लेटर मिल गया वो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज रिजल्ट का परसेंटेज आप देखिए, ऐसा लगता है कि रिजल्ट जैसे कि एक मोदी खाना के हिसाब के बराबर हो गया। रद्दी के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट इधर उधर फेंका हो रहा है। लेकिन अल्टीमेट नौकरी का लेकर का सवाल आए तो अगर आप बंगाल का तो छोड़ दीजिए, बंगाल का युवा रास्ता में है। बंगाल का युवा रास्ता में क्यों है? क्योंकि आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आज जो युवाओं को नौकरी मिली, शिक्षा टीचर्स के नाम पे, शिक्षक के नाम पे, उन लोग की नौकरी चली गई। आज जो लोग एलिजिबल नहीं थे, जो एलिजिबल थे, उन लोगों को नौकरी मिली। एलिजिबल जो लोग नहीं थे उन लोगों को पैसे के नाम पे नौकरी दी गई, पैसा लेकर नौकरी दी गई। इससे क्या हो गया कि बड़ा तख्ता युवा समाज प्रताड़ित हुआ। आज अगर आप देखिए, लेकिन टीएमसी सरकार कन्याश्री दे रही है, स्कूलों में फ्री खाना दे रही है, पैसे दे रही है बच्चों को, इतना कुछ तो दे रही है सरकार के आने के बाद। आपकी बात बिल्कुल सही है। दीदी का बस एक ही कहना है, आप नाम से शिक्षा सही मांगिए और ना आप हमसे नौकरी मांगिए। आप हमसे सिर्फ भाता लीजिए, 1500 युवा के नाम पे, कन्याश्री के नाम पे प्रकल्पों। लेकिन एक युवा अगर बड़ा होकर एक नौकरी मिलता है, अच्छा क्वालिफाइड युवा, तो अपने साथ 5 लोगों का परिवार चला सकता है। लेकिन 1500 रुपए के नाम पे क्या हो रहा है? जो युवा को 1500 मिल रहा है, जो कुछ बिना कुछ किए, वो क्या उसको देखेगा? उसको आप ठेका पे देखिएगा, उसको गुटखा खाते हुए देखिएगा,
उसको नशा में पूरा मुक्त ठीक है, ये तो हो गया कि यहाँ पर कौन से युवा कैसे है, लेकिन क्या देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर करियर बनाना हो पश्चिम बंगाल में, आप पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या करेंगे आप? जिस तरह से अब करियर के बारे में अगर सोचेंगे तो शिक्षा मंत्री की अवस्था आप लोगों ने देखा है, हमने क्या हमारे राज्य क्या पूरा नेशनल न्यूज में हमने देखा है कि हमारे शिक्षा मंत्री जो है कितने दिन जेल में थे। शिक्षा से जुड़े जितने भी संस्थाएं थी सरकारी, सारे जेल में थी। ये जो डिग्री गई, ये डिग्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है दूसरे स्टेट पे। अगर आप बंगाल से हैं तो आप कितने योग्यता है आपका, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाती है। इसको तैयार करने वाला कौन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी। आज अगर करियर बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, तो कैसे चल रहा है आपका? बस क्या कर रहे हैं? भगवान भरोसे चल रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं? फिलहाल कुछ तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी एक युवा हूँ, कुछ काम करने जाऊँ तो भैया दादा लोग आ जाते हैं तकलीफ देने के लिए। अगर तकलीफ में अगर उन लोगों को कुछ खुशी ना किया जाए तो बाद में बड़ा तकलीफ दे देते हैं, और ये तकलीफ से बचने के लिए कुछ और तकलीफ हम लोग ले लेते हैं। इसीलिए तकलीफ को रोकने के लिए ये माननीय को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, उत्खात करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा तो चल ही जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आने वाला पूरा खत्म हो जाएगी। पता नहीं भारतवर्ष में क्या, हमारा बंगाल में अब हिंदुओं की संख्या बचने वाली है कि क्या, पता नहीं। आप यहाँ पर रोजगार करते हैं, जैसा कि आपका बिजनेस है, तो क्या लग रहा है कि वर्तमान में तो टीएमसी की सरकार है, तो इस टीएमसी सरकार के दौरान आपको व्यापार करने में कोई परेशानी होती है या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, बांग्ला में व्यापार बोल के और कुछ है नहीं है। हम लोगों ने छोटा मोटा बिजनेस जो करते हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो फेस करते ही रहते हैं, हमेशा फेस करते रहते हैं। आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बिजनेस करना आज का दिन में बांग्ला में नामुमकिन हो गया है। आने वाला दिन में क्या होगा पता नहीं है, मगर आज का दिन ऐसा स्थिति है, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हर चीज का टैक्स लगता है। गवर्नमेंट टैक्स, उसके साथ नेतागिरी का टैक्स, उसके बाद टीएमसी का जो स्थिति बना दिया है, गुंडागर्दी का टैक्स, हर चीज में टैक्स लगता है, तो बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। तो किस तरह की परेशानी आपको यहाँ पर खासकर उठानी पड़ती है? कहाँ आप अटक जाते हैं? आप चाहते होंगे कि हाँ और ज्यादा आपका रोजगार बढ़े, लेकिन उस जगह पे आप कहीं ना कहीं आप अटक जाते होंगे। ऐसा कोई परिस्थिति आपके साथ होता है क्या? देखिए, हम जो बिजनेस करेंगे उसके लिए, जैसा हमने रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, हमारा रेलवे का बिजनेस है, रेलवे का बिजनेस जो है वो बाहर में चलता है, वहाँ पे कोई स्थिति मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, यानी कि बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मगर बंगाल में जब करने जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है, यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी बोलिए, कॉर्पोरेशन बोलिए, मतलब जो भी अर्बन सिटी है, वहाँ पे कुछ ये करने से जितना बहुत सारी मुसीबत खड़ा हो जाता है। यहाँ पे कुछ म्यूनिसिपैलिटी से भी कॉर्पोरेशन नहीं मिलता है। यहाँ पे नेता लोग जिस दिन स्टार्ट किया उसी दिन से गुंडागर्दी चालू हो जाता है। ये आज इसके लिए पैसा, कल उसके लिए पैसा, ये पैसा देते देते हम लोगों ने थक गया। हम लोगों ने ये सोचते हैं यार बिजनेस करना नहीं है हम लोगों को, हम लोग ये इसके खिलाफ कभी सवाल नहीं उठाया आप लोगों ने? उठाने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है इन लोग सब उन लोगों के साथ है। उन लोग टीएमसी वाला जो बोलता है उन लोग वही सुनता है, तो हम जाएंगे किसके पास? हमको जाने के लिए तो जाएगा चाहिए, हमें जाने के लिए जिसमें जगह ही नहीं बचा। अगर किसी तरह की आपको कोई परेशानी हो जाती है तो आप किसके पास बोलेंगे? इसके लिए कुछ नहीं है, सारे की सारी चीजें जो है वो सरकार के अंदर में है पूरी तरह से। देखिए, हम बोल रहे हैं सरकार का, ये सरकार जो है ये करप्शन में भर गया है। ऊपर से नीचे तक अगर देखेंगे आप तो कहीं आपको ऐसा जाएगा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सुविचार मिल सकता है। यहाँ पे कुछ ये नहीं है, वहाँ यहाँ नीचे का लेवल से पैसा ऊपर तक, जहाँ का भी आप बिजनेस करें, जैसा आपका बिजनेस है उसका स्टेटस जैसा है उस तरीके से आपको देना पड़ता है। जितनी चीजें बता रहे थे, मेरे साथ यहाँ पे और भी कई लोग हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे भी मैं जानती हूँ। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि इनको बिजनेस करने के दौरान काफी ज्यादा परेशानी होती है। क्या सही में ऐसी परेशानियां हैं पश्चिम बंगाल में? परेशानी तो है। यानी कि इनकी परेशानी पे मुहर लगा रहे हैं। हाँ। तो और भी यहाँ पर कई लोग दुकान में मौजूद थे, लेकिन जैसा कि पश्चिम बंगाल का ये रवैया रहा है, कोई कैमरे के सामने जल्दी बोलना नहीं चाहता है। ज्यादातर लोग निकल जाते हैं और सीधा सीधा जो जब मतदान होगा और उसके बाद जब रिजल्ट आएगी तब लोगों के मन में क्या है ये आप जान पाएंगे। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। कुछ यहाँ के रोजगार के मुद्दे पे मैं बात करती हूँ, रोजगार पर जानना चाहती हूँ कि क्या है रोजगार को लेकर, क्या मतलब पश्चिम बंगाल में रोजगार के अवसर कितने ज्यादा हैं। आप
आपके तो बच्चे होंगे घर में, क्या सोच रहे हैं आप, या फिर आप भी रोजगार कर रहे होंगे, तो कहाँ परेशानी हो रही है या फिर सब कुछ ठीक है? देखिए, पहला बात है तो शिक्षा से लेकर रोजगार तक। शिक्षा हम लोग जैसे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तभी तो सरकारी स्कूल बोल के कुछ है ही नहीं। आपका अगर इकोनॉमिकल एबिलिटी हो तो कहीं प्राइवेट स्कूल में आपको एडमिशन लेगा, जहाँ सॉक्स से लेके, जूता से लेके, बैग से लेके सब कुछ वही लोग से खरीदना पड़ेगा। मतलब कि एक बिजनेस सा बन गया है। और जहाँ रह गया रोजगार का सवाल, इसीलिए मैंने ये बात को बोला कि अगर रोजगार नहीं होगा तो इतना पैसा देने का उनका एबिलिटी होना चाहिए। तो रोजगार यहाँ पर शिल्पोपति नहीं रह रहा है, क्योंकि आप लोग देखे थे सिंगूर में टाटा नैनो कंपनी करने आए थे, तो वहां पर देख रहा कि वो माने इतना अत्याचार, इतना सिंडिकेट राज, हर एक चीज में काटमानी। तो ये जो है शिल्पोपति इंडस्ट्री, वो अगर अपना इंडस्ट्री बनाएगा, कुछ आदमी का नौकरी वगैरह मिलता, मगर वो होने नहीं दिया। इतना अत्याचार एवं सिंडिकेट राज चलता है बंगाल पर, जो कि दूसरा स्टेट पे नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ शिल्पोपति विनियोग करने नहीं मांगता है, सब बाहर चल जा रहा है। और यहाँ का जो युवा है वो पढ़ाई लिखाई करके भी बाहर में पढ़ी जाए। तो आप भी अपने बच्चों को बाहर ही भेजेंगे? देखिए, अगर पहला बात तो कोशिश है जो मैं अपना वोटाधिकार प्रयोग करके ये गवर्नमेंट को हटाना चाहूंगा। अगर फिर उसका बावजूद भी अगर नहीं हुआ तो मजबूरन हमको बाहर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि बंगाल जो हम लोग पहले बोलते थे जे व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो बंगाल थिंक्स टुडे, बाकी ये सब कहावत हो गया है। अब सोनार बांग्ला, यहाँ बोला था बंगाल को लंदन बनाएगा, लंदन तो नहीं बनाया, बाकी सबका हाथ में लंठन एक जरूर धरा दिया है। तो बंगाल में कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं। सब जो इतना दिन तक जो बदल के लिए हम लोग 2011 साल में ममता बनर्जी को लाए थे, अब बदल नहीं हो रहा है, बदला हो रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हर एक जगह में काटमांडी, सिंडिकेट राज वगैरह तो हो रहा है। तो अगर इसका इस स्थिति पर अगर ये राज्य चलेगा तो आदमी को बाहर भेजना ही पड़ेगा। जनमंच में अब बात होगी पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, इसी को लेकर बात करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे हम जानेंगे, इतू साहब है मेरे साथ, उनसे हम जानेंगे कि क्या हुमायूं कबीर को विकल्प की तरह पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की जो 35% मुस्लिम है, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीति मुस्लिमों के वोट बैंक से ही होकर गुजरती है, तो इसका क्या फायदा मिलेगा हुमायूं कबीर को इस बार, या फिर देखा जाएगा कि फिर एक बार ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट का फायदा मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बार घाटा होगा? कैसे देख रहे हैं आप इतू साहब? देखिए, हुमायूं कबीर कोई फंक्शन नहीं है। हुमायूं कबीर जो है वो एक बीजेपी का एजेंट है। इससे ममता बनर्जी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि ममता बनर्जी कल थी और आज रहेंगी। वो तो कह रहे हैं मेरे साथ काफी ज्यादा लोग जो हैं वो खड़े हैं, दक्षिण 24 परगना हो गया, हुगली हो गया, हर जगह तो उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। अब्बास सिद्दीकी भी हैं यहाँ पर, उन्हें भी सपोर्ट मिल रहा है, उनके कई विधायक भी मौजूद, अभी भी वो खुद भी विधायक हैं। तो ऐसा तो जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हो सकता है वोट प्रभावित होगा। फिर आप कह रहे हैं प्रभावित नहीं होगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखे होंगे कि सेंट्रल में बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है। वो मुसलमान लोग जान गए हैं, मुसलमान लोग जागे हुए हैं, अब मुसलमान समझ रहे हैं कि इसके से कोई फर्क नहीं, 1% भी वोट नहीं जा रहा है हुमायूं कबीर को। वो अपने खुद को जीत के दिखला दे तो फिर समझेंगे कि वो हुमायूं कबीर। तो इस बार एक बार फिर से ममता बनर्जी को एक तरफा जो वोट जो है वो मिलेगी इस बार भी? जी हाँ, ममता बनर्जी के काम के ऊपर भी मिले, जो वो कन्या, जो विद्यावान, जो यूथ। फिलहाल अभी का बता दीजिए कि क्या लग रहा है कि आगे आने वाले समय में फ्री की चीजें ही मतलब टीएमसी को सरकार में लाएगी, या फिर जो काम जो है वो काम? देखिए, तो दीदी इस बार 240 सीट ला रही है, ये 100% है। आगे बार आपको मालूम होगा बीजेपी को 2021 में 77 सीट मिले थे, लेकिन 77 से 10 चले गए, फिर तृणमूल में आपको 67 सीट बचा हुआ भी। इस बार बीजेपी का सीट और कम रहा है, ये ख्याल रखिएगा। और दीदी 240 सीट प्लस लेके आ रही है, आप लिख लीजिए आज का डेट। तो आज जनमंच में आपने सुनी पश्चिम बंगाल की सियासत की असली तस्वीर, नेताओं के दावे और जनता के सवाल। चुनाव करीब हैं, वादों की बारिश भी होगी और आरोपों की आंधी भी चलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किसके साथ खड़ी होगी? क्या बदलाव की बयार चलेगी या फिर सत्ता अपनी पकड़ बनाए रखेगी? इन सभी सवालों के जवाब हम लगातार तलाशेंगे आपके बीच, आपकी आवाज के साथ, क्योंकि जनमंच सिर्फ एक शो नहीं है, ये है लोकतंत्र का आईना। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।